हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रही थी चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ states that the extension produced in the wire is directly proportional to the load applied within the elastic limit. Extension is directly proportional to the load applied. जैसे यहाँ पर हमने एक वायर दिखाई है, जैसे जैसे आप इसका लोड बढ़ाते जाओगे इसमें उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होती जाएगी। यही हुक्स ने कहा था। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने यही करना है कि एक फिक्स स्पॉट लेनी है, नीचे एक स्प्रिंग अटैच करना है और उसके नीचे हम वेट बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाओगे आप देखोगे कि इसकी लेंथ बढ़ रही है, और लेंथ जो बढ़ रही है वो हम कैसे मेज़र करेंगे? बाय द रूलर अटैच। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जा रहे हो स्प्रिंग में उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होती जा रही है। यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी हुक्स लॉ की। इसको आप अनदर वर्ड्स में एक और चीज़ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स जैसे आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतनी ज़्यादा कन्फिग्रेशन में चेंज आ रहा है पर यूनिट ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। सो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल ई। कैपिटल ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, या हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हमने टाइप डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जनरल जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था उसका फॉर्मूला था स्ट्रेस बाय मी स्ट्रेन। यंग मॉडुलस में आपने क्या करना है? नॉर्मल स्ट्रेस बाय मी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेना है। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ बाई में ए, फिर स्ट्रेन का आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल। तो ये बन जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब जो चेंज इन कन्फिग्रेशन हो रहा है वो लेंथ में हो रहा है। तो ये था फर्स्ट टाइप। सेकंड है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस में हम लेंगे, बल्क लेना है सो वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस बाय में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे यहाँ पर हमने देखा रखे है कि जो स्ट्रेस है, जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट दिखाने के लिए हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला पुट किया माइनस डेल्टा वी बाई वी, और स्ट्रेस का सेम फॉर्मूला एफ बाई में ए। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। सो बल्क मॉडुलस बीटा क्या आ जाएगा? एफ वी अपॉन ए इंटू में माइनस डेल्टा वी। एफ बाई ए को आप डेल्टा पी भी लिख सकते हो, मीन्स इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। बल्क मॉडुलस का अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो, मीन्स ले रहे हो 1/बीटा, तो जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस जितना कम होएगा मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होएगी, आप उसको उतना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब उसके डायमेंशंस को छोटा कर सकते हो। फिर लास्ट है आपके पास शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे यहाँ पर शेयर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लोगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ बाई में ए, शेयरिंग स्ट्रेन को हम लिखते हैं थीटा से। तो ये बन जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। थीटा और बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन को, और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो होती है डेल्टा एल बाई में एल, जहाँ डेल्टा एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जिस लेंथ से वो डिस्प्लेस होता है, जैसे हमने पीछे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने ये वाले फेस तो फिक्स रखा था और ऊपर वाले फेस तो हम मूव करवा रहे थे।
फोर्स अप्लाई किया था, तो जितने से वो डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड वो होता था डेल्टा एल, और फिक्स फेस से जो मूवेबल फेस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था एल। तो ये आ जाएगा डेल्टा एल बाई में एल, तो ये बन गया एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल शेयर इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये इस टाइप का ग्राफ आता है। फर्स्ट हमें रीज़न मिलता है ओ ए। ओ इज़ रीज़न ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, कॉरस्पॉन्ड करता है ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट को। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की, और हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो ओ ए हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। फिर ए टू बी जब हम जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर ग्राफ थोड़ा ऐसे हो गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, तो ये बी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है टू इलास्टिक लिमिट को। यहाँ पर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, बिकॉज आपने स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट से बढ़ा दिया है। जैसे रबर बैंड होते हैं, अगर आप उसको खींचते हो तो पहले तो जैसे आप जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उतनी खींचती जाती है, बट एक लिमिट ऐसे होती है कि आपको स्ट्रेस जो है वो कम अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ती है, और उसमें इलोंगेशन ज़्यादा आ जाती है जब वो बिल्कुल लूज सी हो जाती है। जब जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं तो वो लूज सी हो जाती है, तो हमें स्ट्रेस कम अप्लाई करना पड़ता है, बट उसमें स्ट्रेन ज़्यादा आता है। तो ए बी जो पोर्शन है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक लिमिट को। सी पॉइंट है यील्ड पॉइंट, मतलब जब आप फोर्स नहीं भी लगा रही तब भी वो अपने आप ही खिंचती जा रही है, अपने आप ही नीचे आ रही है, दैट इज़ यील्ड पॉइंट। और ओ सी डैश, सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें मिल रहा है सी डैश, तो ये सी डैश रिप्रेजेंट करता है यील्ड स्ट्रेंथ को। हर एक मटेरियल की अलग अलग यील्ड स्ट्रेंथ होती है, रबड़ के लिए अलग आएगी, स्टील के लिए अलग आएगी, रबड़ भी डिफरेंट क्वालिटीज़ की आती हैं, तो उनके लिए भी यील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, ओ सी डैश से। ये फिक्स रहेगी फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो जैसे आपने रबड़ के लिए है, मान लो ये 5 वैल्यू आ गई, तो अगर आपको उसकी यील्ड स्ट्रेंथ पता चल गई तो आपको पता है कि हम उसके बियॉन्ड स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगी। और इसी टाइप से अगर हम स्टील की भी बात करें तो हमें अगर उसकी यील्ड स्ट्रेंथ पता है तो हमें जितना सूटेबल लगेगा हम उतना स्टील यूज़ करेंगे। अगर हमें ज़्यादा लोड अप्लाई करना है तो हम स्टील को थिक करते जाएंगे इस टाइप से। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल टर्म है जो हमें मटेरियल्स के यूज़ करने में हेल्प करती है। हमें उसका जहाँ यूज़ करना है उस अकॉर्डिंग हम मटेरियल को थिक कर देते हैं, या आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज पता चलेंगी कि हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ओ ई डैश जो है वो पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस का। ये ई के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगा ई डैश, तो ये पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस का, मतलब जितना आप मैक्सिमम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हो, अल्टीमेट जो स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ ई डैश। फिर है एफ है ब्रेकिंग पॉइंट, मीन्स अगर आपने ई के पॉइंट भी अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो जो आपका जो भी मटेरियल आपने ले रखा है वो ब्रेक कर जाएगा अल्टीमेटली। तो एफ इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। ओ वन क्या है यहाँ पर, ओ वन ये रीज़न, दिस इज़ द परमानेंट सेट। ये कब आया था, जब आपने बी को बैक प्रोड्यूस किया था, मीन्स जब हम प्रोपोर्शनल था स्ट्रेस स्ट्रेन के विद इन द रीजन ओ ए, विद इन द इलास्टिक रीजन। तो जब आप उसको खींचते हो, जैसे अगर हम रबड़ का एग्जाम्पल लें, आपने खींचा वो वापस आ गया, खींचा वापस आ गया विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो यही होएगा कि जैसे आप उसको खींच रहे हो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। बट जब आपने स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो उसमें क्या आ जाएगा, परमानेंट सेटअप आ जाएगा। जो आप नई नई रबड़ लेके आते हो
और वो वैसे नहीं बनेगी, उसमें एक परमानेंट सेटअप आ गया, वो थोड़ी सी इलोंगेट ही होगी। तो दिस OO1 रिप्रेजेंट्स द परमानेंट सेटअप इन द मटेरियल इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट मतलब इससे बियॉन्ड आप स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते, वो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। सो ई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। और ओ ई डैश क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। फिर हम इसी के बेसिस पे मटेरियल डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डक्टाइल। डक्टाइल की डेफिनेशन आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी थी कि अगर हम मटेरियल के ऊपर हैमर वगैरह मार के उसको रॉड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन दैट मटेरियल इज डक्टाइल इन नेचर, टेंसाइल इन नेचर। तो इसमें जो होता है प्लास्टिक रीजन काफ़ी लार्ज होता है, और इसके एग्जांपल आते हैं हमारे पास सिल्वर और आयरन। ब्रिटल क्या आएगा कि प्लास्टिक रीजन इसमें स्मॉल होएगा। इसके एग्जांपल है कास्ट आयरन और ग्लास। आपने हैमर मारा और उसी टाइम में वो टूट गया, हैमर मारा और टूट गया। इस टाइप के मटेरियल होते हैं ब्रिटल, जिसको आप थिन रॉड्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। नेक्स्ट इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, ओनली इलास्टिक रीजन होता है। इससे एग्जांपल आएगा रबड़। सिर्फ इलास्टिक रीजन होता है, इलास्टोमर्स में प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है। क्लियर? तो ये 3 टाइप के मटेरियल्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।